हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। सिलेबस के हिसाब से स्टडी मटेरियल्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा 50 क्वेश्चंस का, ताकि आप हर वीक अपना जो प्रिपरेशन है उसको समझ सके और किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। आप जो पढ़ रहे हैं वो आपका उसका कोई आपका जो रिजल्ट है वो निकल रहा है या नहीं, वो आप समझ पाएंगे। जो गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा, जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है प्री मेंस इंटरव्यू इवेंट सिलेक्शन का। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे। प्लस आपको रिमेडियल क्लासेस की ज़रूरत होती है तो वो भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इन हाउस लाइब्रेरी से जुड़ के आप अपना प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर जो है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का जो पहला आर्टिकल है वो रिगार्डिंग इसरो। तो हाल ही में इसरो ने क्या किया, लॉन्च किया है एडवांस्ड जीसैट 7R। तो ये इंडिया का आज तक का सबसे हैवीएस्ट जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया गया है। तो जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, वहाँ से लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में अभी क्या है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। तो जब भी स्पेस रिलेटेड कोई अचीवमेंट्स होती है तो प्रीलिम्स में उसके इर्द गिर्द के जो सवाल होते हैं वो बनते हैं, और मेंस में ओवरऑल जो स्पेस सेगमेंट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेगमेंट में इंडिया का जो अचीवमेंट है उसको पूछा जा सकता है। तो अभी इसका मेन आर्ग्यूमेंट या फिर सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल क्या है, कोर आर्ग्यूमेंट यही है कि भारत ने जो हमारा देश जो एक समय पे क्या था, डिफरेंट सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए डिफरेंट अदर नेशंस पे डिपेंडेंट रहता था। आज के समय पे वो क्या कर रहा है, लगभग 4400 केजी का, 4 टन से भी ज़्यादा का जो सैटेलाइट है वो लॉन्च कर चुका है। तो इससे क्या पता चलता है कि भारत जो है सेल्फ रिलायंट बन रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है इन स्पेस टेक्नोलॉजी। और जो ये आपका सैटेलाइट है इसको पर्टिकुलरली डिफेंस एप्लीकेशन इसका रहेगा। अदर एप्लीकेशंस भी रहेंगी लेकिन स्पेशली डिफेंस एप्लीकेशंस इसका रहेगा। टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन अगर देखें तो जो सैटेलाइट है उसका नाम है जीसैट 7R, और ये हैवीएस्ट इंडोजेनियस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है टिल डेट 4400 kg, जिसको लॉन्च किया गया है वाया लॉन्च व्हीकल LVM-3। तो ये ध्यान रखिएगा कौन सा व्हीकल है, क्या नाम है सैटेलाइट का, कितना किलो है लगभग, आपको वो ध्यान रखना ज़रूरी रहेगा। और पेलोड जो है वो कहाँ जाएगा, GTO में जाएगा। और इसका क्या मेन पर्पस रहेगा, डिफेंस इन्हांसमेंट में, स्पेशली टेलर्ड फॉर द इंडियन नेवी। तो नेवी के लिए ये टेलर किया गया है ताकि जो नेवी है उसको सीमलेस कनेक्टिविटी मिल सके बिटवीन नेवल एसेट, और बूस्ट कर सके मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को, सर्विलियंस को, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन को। तो ताकि हम क्या बन सके, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सके इन इंडियन ओशन रीजन, बिकॉज इंडिया इज द बैकयार्ड ऑफ इंडियन ओशन इज द बैकयार्ड ऑफ इंडिया। देन सेल्फ रिलायंस में भी एक बूस्ट हमें देखने को मिला है कि जिस तरीके से डिफरेंट नेशंस क्या कर रही है, आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है, तो उसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो भी हम इसमें देख सकते हैं। तो जब भी हम कोई अचीवमेंट हासिल करते हैं, पर्सनल लाइफ में हो, इंडिविजुअल लाइफ में हो, या फिर आपके नेशनल लेवल पे हो, तो उससे क्या होता है, जो सेल्फ रिलायंस होता है वो बूस्ट होता है। और ब्रॉडर इम्प्लीकेशन इसका देखें तो इन फ्यूचर जो हमारा गगनयान मिशन आने वाला है, देन जो आपका भारतीय अंतरिक्ष जो स्टेशन होने वाला है, तो उसमें काफ़ी हैवी लिफ्टिंग करना होगा डिफरेंट सैटेलाइट्स को। तो उसके लिए क्या है, ये आपका एक क्या है, हमारे लिए एक रेप्लिका या फिर मॉडल बन सकता है, ध्यान रखिएगा। और यूनिकली क्या है, इम्फेसिस किया गया है इन चीज़ों में, स्पेशली आत्मनिर्भर भारत में, कि जो भी चीज़ें हम डेवलप करें उसमें इंडिजीनियस जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा रहे। तो ये सक्सेसफुल इंडिजीनियस लॉन्च रहा है। और बाकी ध्यान रखिएगा, इसरो का चेयरमैन कौन है, V नारायण। तो इनका नाम पूछा जा सकता है, स्पेशली जो आपके क्या है ग्रेड 3 के एग्ज़ाम होते हैं, 4 के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें इन ऐसे सवाल बनते रहते हैं। इस पर इवन स्टेट PCS के एग्ज़ाम में भी इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं।
बाकी अभी इसको थोड़ा हम मेंस के पर्सपेक्टिव से प्लस प्रीलिम्स दोनों ही पर्सपेक्टिव से हम इसको देखेंगे। तो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन अगर हम देखें हमारे स्पेस सेगमेंट का, तो इसमें हमें स्पेशली विक्रम साराभाई जी का नाम लेना होगा, जिसके आपके प्रचेष्टा में जो स्पेस है, इंडिया का स्पेस सेगमेंट, वो आपका इंसेप्शन हुआ। तो 80 से 90s के दौर में अगर देखें तो हम स्ट्रगल कर रहे थे फॉर हैवी लॉन्च। तो उस समय आपकी जो मिसाइल की जो क्रायोजेनिक डिनाइल है, तो क्रायोजेनिक इंजन क्यों चाहिए, जो आपके रॉकेट है उसको बनाने के लिए। तो उसके लिए हमें हमें जो इंजन चाहिए था उसके लिए हमें ब्लॉक कर दिया गया बाई आपका MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन जो है वो आपके न्यूक्लियर आर्सेनल में भी इस्तेमाल होता है। तो इसी के चलते हमें डिनाई कर दिया गया था। बाद में हमने इंडिजीनियस डेवलपमेंट किया और इसमें SLV PSLV से जाके हम GSLV मैक 2 मैक 3 तक भी पहुंच गए हैं। तो ये क्या है, आपका लॉन्च व्हीकल है जिससे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा सकता है। तो इसमें 2.5 तक हमने डेवलप किया इन मैक 2 में, और उससे इसके बाद 4 टन तक का सैटेलाइट के लिए हमने GSLV मैक 3 को डेवलप किया। तो ध्यान रखिएगा, कभी क्या है आपकी जो कैपेसिटी है, सैटेलाइट कितना लॉन्च किया जा सकता है, वो भी क्वेश्चन बन सकता है उसके ऊपर। फिर जो मिलिट्री सैटेलाइट है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, या फिर आप स्पेस सेगमेंट का जब यूटिलिटी पूछा जाता है तो उसमें हम स्पेस हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, इकोनॉमी का डेवलपमेंट के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है वो हम देख सकते हैं। तो इसमें स्पेशली हम मिलिट्री सेगमेंट में देखेंगे। तो आज के सेगमेंट में क्या है, कोई भी आपका सैटेलाइट डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको सिर्फ एक पर्पस, इधर सिविलियन या फिर आपका मिलिट्री पर्पस होता है, तो उससे क्या है, लॉस है। तो इसीलिए जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है उसको ड्यूअल पर्पस के लिए डेवलप किया जाता है। फिर को पोस्ट कारगिल रियलाइजेशन हमने देखा, क्योंकि 1999 में जब कारगिल वार हुआ था तो जो आपके जियो स्पेशल इंफॉर्मेशंस थी उसको डिनाई कर दिया गया था बाई USA। तो उस समय हमें इजराइल ने मदद किया था, और उसी समय हमने ये रियलाइजेशन भी किया, सेल्फ रियलाइजेशन, कि हमें अपना खुद का जो सैटेलाइट इमेजिनरी सिस्टम है उसको बनाना काफ़ी ज़रूरी है। और वही इमेजिनरी सिस्टम बनाने के लिए आपके बाद में जो नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, इन शॉर्ट नेविक जो है, उसको डेवलप किया गया, जो इंडिया के इर्द गिर्द 1500 किलोमीटर तक क्या कर सकता है, आपकी जियो स्पेशल डेटास को कलेक्ट कर सकता है, इमेज को कलेक्ट करके हमें गाइड कर सकता है, हमारी मिलिट्री को भी गाइड कर सकता है। फिर आया GSAT-7 रुक्मिनी, तो ये लॉन्च हुआ 2013 में। तो इंडिया फर्स्ट एवर डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट था ये स्पेशली, और स्पेशली ये इंडियन नेवी के लिए था, जो रियल टाइम सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता था ओवर इंडियन ओशन रीजन, ताकि जो नेवी है वो बेटर मोबिलाइजेशन, बेटर प्लानिंग, बेटर स्ट्रेटेजिक जो आपके नुआंसेस है उसको डेवलप कर सके। फिर GSAT-7A आया, जिसका नाम रखा एंग्री बर्ड। तो इसको लॉन्च किया गया इन 2018। तो इस सैटेलाइट का मेन पर्पस क्या था, जो इंडियन एयरफोर्स है उसको मदद करना, उनकी मदद के लिए कनेक्टिंग इट्स एयरक्राफ्ट, ड्रोन एंड ग्राउंड स्टेशंस। फिर आया आपका GSAT-7R, जो अभी हाल ही में जो आया है इंडियन नेवी के लिए। ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है, और जब आप मेंस में आंसर लिखेंगे तो आपको आंसर को सब्सटेंशिएट करना पड़ता है कि ये डेवलप हुआ, फलाना डेवलप हुआ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को काफ़ी बारीकी से पढ़ें। फिर चैलेंजेस में अगर देखें तो हमारे सैटेलाइट को लेके या फिर स्पेस प्रोग्राम को लेके क्या चैलेंजेस हम देख सकते हैं। तो एक है टेक्नोलॉजिकल हर्डल। तो पहले तो हमें ये हर्डल आ रहा था कि हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटीज़ को हम किस तरीके से डेवलप करेंगे, लेकिन उसके बाद आपका LMB-3 आया, क्रायोजेनिक इंजन में। तो और इससे क्या हुआ, 4 टन तक हम क्या कर सकते हैं, अपना जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च कर सकते हैं। प्लस एक दूसरा कॉन्स्टेंट ये था बजटरी कॉन्स्टेंट। तो ये अभी भी है कि हमारा GDP का लगभग 0.25% ही सिर्फ स्पेस में खर्च किया जाता है, और हम दुनिया के सबसे सस्ते और टिकाऊ जो सैटेलाइट है उसको डेवलप करते हैं, क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके अंदर इतनी ज़्यादा इनोवेशंस है कि वो कम पैसे में भी चीज़ों को हम मैनेज कर लेते हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है, एक जो हमारी जुगाड़ू जो मेंटालिटी रहती है बाय दी
गवर्नमेंट, क्योंकि हमें पैसा अगर नहीं मिलता है हमारे डिफरेंट एजेंसीज को, तो उससे क्या होता है, उनको भी जुगाड़ू तरीके से काम चलाना पड़ता है। फिर एक जियोपॉलिटिकल रिस्क हम देख सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन भी चाइना आ जाता है, क्योंकि चाइना सैटेलाइट्स के मामले में, स्पेस स्टेशन के मामले में काफ़ी आगे है। स्पेस डेब्रीज एंड सस्टेनेबिलिटी का एक प्रॉब्लम आता है कि हम जितना सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, एक समय पे जाके जब वो डिफंक्ट हो जाएगा, जब फंक्शन नहीं करेगा, तो उस वो डेब्री बन जाएगा, और उससे क्या है, आप एक जो कैसलर सिंड्रोम है वो देख सकते हैं कि जो सैटेलाइट है, जो फंक्शनल सैटेलाइट है, उससे टकरा के उसको नॉन फंक्शनल कर सकती है। फिर प्राइवेट सेक्टर का जो इंटीग्रेशन है, उसमें भी प्रॉब्लम हम देख सकते हैं कि पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर को इंटीग्रेट नहीं किया गया है, और करना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि हम क्या कर सके, जो हर्डल्स है टेक्नोलॉजी में हो या फिर आपके लाइक इन्वेस्टमेंट में हो, वो दूर हो सकती है। फिर ह्यूमन रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में स्किल गैप है इन एडवांस एरियाज लाइक एआई इंटीग्रेशन एंड लिमिटेड लॉन्च फैसिलिटीज। तो ओनली 2 पैड है इन श्रीहरिकोटा, तो उसको बढ़ाना ज़रूरी है। और इंटरनेशनल डिपेंडेंसी जो है वो हम आज भी देख सकते हैं। तो नो डाउट एक समय तक डिपेंडेंस रहना ही होता है, तभी हम सीखते हैं, और उसके बाद ही क्या है, हम सैटेलाइट्स को और अपने तरीके से डेवलप कर सकते हैं। बाकी जो की टर्मिनोलॉजीज है उनको एक्सप्लेन किया गया है। तो अभी जैसे जी सैट क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, तो ये कहाँ रहता है, आपका अबाउट ऑर्बिट करता है 36,000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड में। फिर LMV-3 क्या है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ये एक लॉन्च व्हीकल है जो 4000 केजी तक जो सैटेलाइट है उसको जीटीओ में ले जा सकता है। तो जीटीओ क्या होता है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, ओके, जहाँ पे हम ये जो सैटेलाइट है उसको भेज रहे हैं, लगभग आपके जो 4000 किलो से भी ज़्यादा का सैटेलाइट है, मतलब 4 टन का है। ओके, तो CMS-03 क्या है, जो GSAT-7R का ये अल्टरनेट नेम है। ओके, और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट है वेयर सैटेलाइट मैचेस अर्थ रोटेशन। तो ये क्या करता है, जियो स्टेशनरी है, मतलब जियो अर्थ हो गया, और अर्थ के ऊपर जो ऑर्बिट है उसमें ये स्टेशन रहेगा, अर्थ के साथ ये जाते रहेगा, ये अपने आप से नहीं घूमेगा। अर्थ के रोटेशन के सॉरी, अर्थ का जो रोटेशन है उसको मतलब क्या कहेंगे इसमें, कि सर्कुलर ऑर्बिट वेयर सैटेलाइट मैचेस अर्थ्स रोटेशन। तो अर्थ का रोटेशन ये आपका मैच करते रहेगा, लेकिन हमें लगेगा अपियरिंग स्टेशनरी, और इससे क्या है, डिफरेंट जो कम्युनिकेशन कवरेज है वो हमें मिलते रहेंगे। फिर मल्टी बैंड कम्युनिकेशंस, तो जो सैटेलाइट भेजते हैं उसको क्यों भेजते हैं हम, मल्टी बैंड कम्युनिकेशंस के लिए, लाइक वॉइस, डेटा, वीडियो, एंश्योरिंग रेजिलियंस अगेंस्ट जैमिंग। आत्मनिर्भर भारत तो पता ही है कि सेल्फ रिलायंस इनिशिएटिव जो है इन डिफरेंट सेगमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डायमेंशन का। तो सोशल डायमेंशन में देखें तो ये नेशन के लिए प्राइड है, और ये सोसाइटी में क्या करेगा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, इनमें हमें और उत्साह देगा। पॉलिटिकली देखें तो जो गवर्नमेंट का गोल है आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, उसका फुलफिलमेंट हम इसमें देख सकते हैं। लीगली अगर देखें तो स्पेस एक्टिविटीज़ जो बिल है, जैसे आउटर स्पेस ट्रीटी है ऑफ 1967, तो उनको हमें फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि स्पेस जो है वो एक कॉमन ह्यूमन रिसोर्स है। एथिकली देखें तो जो ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी है उसमें क्लैरिटी रहनी चाहिए, ताकि सैटेलाइट का इस्तेमाल करके ह्यूमैनिटी का कोई नुकसान उससे ना हो। बाकी सेल्फ डिफेंस के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये सही है, और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया जो है एंट्री कर चुका है इलीट क्लब में, तो बहुत पहले ही हम इलीट क्लब में एंटर कर चुके हैं। प्लस हम इंडियन ओशन रीजन में क्या कर सकते हैं, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं टू द डिफरेंट नेशन। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें जो फॉरेक्स है, जो आपकी उसका सेविंग होगा, क्योंकि हमें सैटेलाइट खरीदने नहीं पड़ेंगे, या फिर उसको आपके लॉन्च करवाने के लिए किसी को पे नहीं करना पड़ेगा। इवन हम अर्न कर सकते हैं, क्योंकि जो डिफरेंट नेशन हैं जिनकी कैपेबिलिटी अभी भी डेवलप नहीं हुई है, तो वो हमसे जब लॉन्च करवाएंगे तो उससे हमें कमाई होगी, और उससे एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हम देख सकते हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई है। बाकी एनसीईआरटी का क्या आपका लिंकेजेस है, कौन से आप चीज़ें पढ़ सकते हैं इसमें, ओके, कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या होती है, तो बेसिक बेसिक चीज़ें सीखने के लिए। वैसे तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है वो आप इससे समझ जाएंगे, लेकिन और भी चीज़ें कवर करना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप इसको सिलेबस के ज़रिए देखें तो सिलेबस से लिंक करने अगर चाहते हैं तो इसमें आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, इंटरनेशनल रिलेशन से, जियोग्राफी, एथिक्स वगैरह सब्जेक्ट से लिंक करके देख सकते हैं। Okay, just a minute.
सो वे फॉरवर्ड में हमें क्या करना है, जो इंक्रीज करना है लॉन्च फ्रीक्वेंसीज को, ताकि हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सके। जो कॉमर्शियलाइजेशन है उसको एग्रेसिवली करना है, और उसके लिए जो NSIL है उसको एम्पावर करना है, ताकि हम और कमर्शियल सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सके डिफरेंट नेशन के। फोकस करना है नेक्स्ट जनरेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, ताकि हम रीयूजेबल लॉन्च जो व्हीकल्स है उसको बना सके। तो उससे क्या है, कम खर्चे में हम चीज़ों को डेवलप कर पाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं आगे। इन्हांस करना है प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है, तो उसके लिए जो इन स्पेस है उसको और बेटर काम करना होगा, ताकि आपकी जो आने वाली मिशंस है, लाइक डीप स्पेस मिशन हो या फिर स्पेस साइंस हो या फिर गगनयान हो, इनमें हम और बेटर आपकी जो मिशन है उसको ले सके। बिल्ड करना है स्पेस सिक्योरिटी का जो कैपेबिलिटी है, ताकि स्पेस का जो सिचुएशनल अवेयरनेस है उसको ले सके, डेब्रिस को, हॉस्टाइल सैटेलाइट्स को हम मेंटेन कर सके। देखते हैं आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको। तो नेक्स्ट टॉपिक बात कर रहा है रिगार्डिंग ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत के अंदर जो ग्राम सभा है। ओके, तो अभी ग्राम सभा क्या है, जस्ट अ मिनट, इसमें कहीं मेंशन होगा, ये रहा। तो ग्राम सभा क्या है, विलेज का असेंबली है जो कंप्राइज करता है ऑल एडल्ट वोटर्स, और जो क्या करती है, डेलिबरेशन करती है या फिर डेलिबरेट करती है ऑन डेवलपमेंटल प्लान्स। तो जो भी डेवलपमेंटल प्लान्स लिया जाता है गांव में, जैसे बजट हो, ऑडिट हो, तो उसमें क्या है, जो वोटर्स है वो बैठते हैं और वो बैठ के पंचायत के साथ डिसाइड करते हैं चीज़ों को। लेकिन अभी क्या है, ये जो प्रोविजन है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रोविजन है। जैसे हमारा स्टेट में असेंबली होती है, पार्लियामेंट होता है, उसमें जो आपका डिबेट एंड डिस्कशन होता है, तो उसी तरीके से गांव लेवल में क्या है, जो वोटर्स है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें एक आप जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो डॉक्ट्रिन है या फिर टीनेंट है या फिर फीचर है वो देख सकते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 243A में मेंशन किया गया है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, जो ग्राम सभा का मीटिंग होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के हिसाब से या फिर जो स्टेट लॉ पास करती है उसके हिसाब से 3 महीने में एक बार मीटिंग होना होता है, और उसमें जो पार्टिसिपेशन होता है वो बेटर होना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि बेटर ग्रास रूट लेवल पे सोशो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए प्लान लिया जा सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो पार्टिसिपेंट है वो काफ़ी कम रहते हैं, या फिर जो पार्टिसिपेट करते हैं वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो इससे क्या होता है, इसका जो फ्रूटफुलनेस है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए क्या है, द विजन ऑफ मॉडल यूथ ग्राम सभास, तो इसमें एक विजन दिखाया गया है कि मॉडल यूथ ग्राम सभास को हम डेवलप कर सकते हैं। तो हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है, या फिर जो स्कूल में पढ़ रही है, या फिर जो आपके हायर सेकेंडरी में हो, कॉलेज में हो, तो उनको लेके जो गांव के सिटीजन है या फिर गांव के जो मेंबर है, सिटीजन नहीं, गांव के जो मेंबर है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, यूथ ग्राम सभा के जरिए सिम्युलेट कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, पार्टिसिपेट करवा सकते हैं कि डेमोक्रेसी में ग्रास रूट लेवल पे लोगों का पार्टिसिपेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के जरिए जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, उसको अचीव कर सके। तो इसमें हम एक बेटर एग्जाम्पल ले सकते हैं, और रिसेंट एग्जाम्पल केरला का। केरला ने आपका जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उससे निजात पा लिया है, और उसका सबसे बड़ा जो श्रेय है वो जाता है पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को, पीपल्स प्लान को। तो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस एंड पीपल्स प्लान के लिए लोगों का ग्राम सभा के जरिए आपके ग्रास रूट लेवल में इंक्लूड होना काफ़ी ज़रूरी है। तो वही चीज़ इसमें मेंशन किया गया है कि जो आपका फ्रूटफुलनेस है, आर्टिकल 243A अर्थात ग्राम सभा का, वो कम देखा गया है, जिसको 73rd अमेंडमेंट 1992 में ही डेवलप किया गया था। तो इसीलिए क्या करना है, आपका पार्टिसिपेशन के जरिए लोगों का एम्पावरमेंट करना ज़रूरी है। लोगों के अंदर गैप है एजुकेशन का, अवेयरनेस का, उसको लाना ज़रूरी है। फिर मॉडल यूथ ग्राम सभा को बनाना ज़रूरी है, ताकि जो प्रॉब्लम है उसको ब्रीच किया जा सके, और इसको फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, ताकि हम क्या कर सके, जो विकसित भारत है उसका गोल को हम अचीव कर सके। तो अभी इसमें अगर हम हिस्टोरिकल थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देखना चाहे कि किस तरीके से जो आपका विलेज असेंबली है या फिर ग्राम पंचायत है उसका डेवलपमेंट हुआ, तो वैदिक एरा में, स्पेशली हम अर्ली वैदिक एरा में देखें तो विलेज असेंबलीज हुआ करती थी, जिसमें सभाज होती थी, समितिज होती थी, और ये बेसिक यूनिट ऑफ गवर्नेंस था, जिसमें आपके जो लोकल डिस्प्यूट्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कम्युनिटी डिसीजंस वगैरह ली जाती थी। इवन इसमें वुमेन हो या फिर कोई भी तबके के लोग हो, सभी का जो पार्टिसिपेशन है वो रहता था। फिर एंशियन एंड मेडिएवल इंडिया में देखें तो ग्राम पंचायत इन मौर्यन फेज, फिर ग्राम पंचायत इन गुप्ता एरा, फिर चोला एम्पायर में भी हम देख सकते हैं, जिसमें विलेज ऑटोनॉमी में ध्यान दिया गया था। कॉलोनियल पीरियड में अगर देखें तो ब्रिटिश जो रूलर थे उसने ट्रेडिशनल सिस्टम को डिसरप्ट कर दिया था, और जो आपके बाद में लॉर्ड रिपन थे, जिनको
फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो उनके समय पे क्या है, जो लोकल बॉडीज है उनका डेवलपमेंट होना चालू हो गया था मॉडर्न सेंस में। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस इवोल्यूशन देखें तो गांधी जी जो थे वो आपके ग्राम स्वराज के, विलेज सेल्फ रिलायंस के काफ़ी सपोर्टर थे। तो उन्होंने कहा था कि आपकी जो स्टेट है वो होनी ही नहीं चाहिए। तो कार्ल मार्क्स जिस तरह से कहते हैं कि स्टेट विदर अवे हो जाना चाहिए, तो उसी तरीके से गांधी जी भी स्टेटलेस सोसाइटी को मानते हैं। और वो ये चाहते थे कि हर पूरे देश के अंदर हर गांव में ग्राम सभा होना चाहिए, पंचायत होनी चाहिए, और उसके ज़रिए जो आपका है पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट होना चाहिए। लोग खुद से सेल्फ रूल करना सीखे, अपने अपने एरिया का डेवलपमेंट करना सीखे। तो उसी हिसाब से क्या है 1952 में सीडीपी लाया गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, लेकिन ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन होने की वजह से ये फेल रहा। तो इसी को एसेस करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी लाया 1957 में, और इसी कमेटी ने 1959 में रिपोर्ट दिया कि 3 लेवल पंचायत सिस्टम को डेवलप किया जाना चाहिए ताकि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सके। उसके बाद क्या हुआ, अशोक मेहता कमेटी आया, फर्दर वही चीज़ें डिस्कस हुई। जीवी के राव कमेटी 1985, LM संघवी कमेटी 1986 में, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में। तो फाइनली इसने क्या किया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने आपका जो बलवंत राय मेहता कमेटी जी का जो सजेशंस था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। और तब से क्या हुआ, जो आपकी पंचायत है वो और स्ट्रेंथन होने लगी। हालांकि अभी भी बहुत सारी इसमें दुविधाएं हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि गांधी जी का जो आइडिया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया, बलवंत राय मेहता कमेटी कब फॉर्म हुआ, किसके लिए फॉर्म हुआ, बाकी जो कमिटीज़ है उसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। और मेन्स में जब आंसर लिखेंगे अबाउट आपका ग्राम पंचायत, तो उसमें जहाँ फिट बैठता है वहाँ आपको लिखना ज़रूरी रहेगा। उसके बाद 1996 में पेसा एक्ट आया, पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट इन ट्राइबल एरियाज। स्पेशली जो आपके 10 शेड्यूल, जो आपके 5th शेड्यूल के अंदर जो 10 स्टेट है उसमें जो ट्राइबल एरियाज है उसमें पेसा के अंतर्गत जो ग्राम सभा है उसका पावर जो है वो काफ़ी बढ़ाया गया। और 14 जो फाइनेंस कमीशन है उसने जो डिवोल्यूशन है ग्रांट का फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट उसको भी काफ़ी उसमें बढ़ोतरी की है। तो आज के समय पे अगर हम देखें तो क्या चैलेंजेस है टुवर्ड्स दिस ग्राम सभा या फिर पंचायती राज सिस्टम, तो लैक ऑफ इफेक्टिव डिवोल्यूशन है, फंड फंक्शन एंड फंक्शनरी का अभाव देखा जाता है। फिर जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस मोस्टली रिलाई करती है ऑन ग्रांट। तो ओन रेवेन्यू जो सोर्स है, टैक्सेस का जो सोर्स है वो काफ़ी कम है, और जो भी है उसमें टैक्सेस नहीं लगाना चाहती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आप बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, स्पेशली ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल हो या फिर MLA MP के द्वारा कंट्रोल हो, जो लोकल MLA MP है। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग भी काफ़ी कम है, जैसे लो लिटरेसी रेट है, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग है, तो ये प्रॉब्लम देखा जाता है स्पेशली वुमेन के मामले में। तो इसीलिए जो सरपंच पति सिंड्रोम जो प्रॉब्लम है, सोशल बायस जो पंचायत सीरीज में भी दिखाया गया है, वो प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। फिर लो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन है, एपैथी है ग्राम सभा को लेके, पॉलिटिसाइजेशन होता है। पॉलिटिसाइजेशन में क्या है, जो ओवर रिलायंस है ऑन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो जो आपका CSS जो स्कीम है, तो उससे क्या होता है, CSS स्कीम अभी वन साइज फिट ऑल अप्रोच को अपनाती है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उससे अच्छा है कि जो पैसे है वो आपके ग्राम लेवल पे भेज देना चाहिए ताकि वो अपने प्रायोरिटी के हिसाब से जो पॉलिसीज है वो ले सके। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गैप है उसको मिटिगेट करना काफ़ी ज़रूरी है। देन यूथ का जो डिसएंगेजमेंट है, तो यूथ अभी पॉलिटिक्स को हेट करने लगी है, मोबाइल में व्यस्त रहती है, तो उनको पॉलिटिक्स में एंगेज करवाना काफ़ी ज़रूरी है। बाकी जो की टर्मिनोलॉजीज है उसको ऑलरेडी मेंशन किया है। ग्राम सभा आर्टिकल 243A में है, ध्यान रखिएगा। पंचायती राज, तो 3 लेवल पंचायती राज सिस्टम है हमारे देश में। हर आपके ज़िले में हम देख सकते हैं विलेज और ब्लॉक, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल। फिर जो सरपंच होता है वो क्या होता है, इलेक्टेड हेड ऑफ द ग्राम पंचायत होता है। विकसित भारत क्या है, हमारा विजन है टू बिकम डेवलप बाय 2047। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि ग्रास रूट लेवल पे हम डेवलपमेंट कर सके। फिर मॉडल यूथ ग्राम सभा, मैंने ऑलरेडी बताया कि मॉडल यूथ ग्राम सभा बनाना ज़रूरी है ताकि यूथ का जो पार्टिसिपेशन है वो अच्छा रहे। फिर ग्राम स्वराज का मतलब हो गया कि विलेज का जो सेल्फ रिलायंस है उसको बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी है। अभी इसमें फिलोसॉफिकल बेस देखें तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना है, लोगों के अंदर सिविक ड्यूटी को जागरूक करना काफ़ी ज़रूरी है कि हर सिटीजन का ये दायित्व है कि वो पॉलिटिकली एक्टिव रहे, पार्टिसिपेट करे।
जो सही गलत है उसको बताए। गांधीयन अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो गांधी जी ने ग्राम स्वराज विलेज सेल्फ रूल के बारे में कहा था, तो उसका फुलफिलमेंट तब तक नहीं हो सकता है जब तक सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ओके, तो इसमें क्या है, इसीलिए और एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी हम ले सकते हैं पेडागोजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो। पेडागोजी क्या होता है, लर्निंग। तो लर्निंग कैसा, एक्सपीरियंसिंग के जरिए लर्न करना। तो जब यूथ पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके अंदर जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, नॉलेज है, वो डेवलप होगा और बॉटम अप एम्पावरमेंट हम देख सकेंगे। तो अभी इसमें डिफरेंट डायमेंशन देखें तो सोशल डायमेंशन से पार्टिसिपेशन क्या करेगा, सोसाइटी को मोबिलिटी देगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेगा। पॉलिटिकली देखें तो पार्टिसिपेशन का जो डेफिसिट है उससे क्या होता है, आपकी डेमोक्रेसी वीक होती है, तो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए पार्टिसिपेशन जरूरी है। लीगल डायमेंशन से देखें तो आर्टिकल 243A ग्राम सभा के बारे में कहता है। 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है। एथिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो जो सिविक ड्यूटी है हमारी उसको पूरा करना जरूरी है। इंटरनेशनली देखें तो लोकल जो फाउंडेशन है फॉर इफेक्टिव ग्लोबल सिटीजनशिप, तो हम ग्लोबल लेवल से जब वोकल होंगे तभी इंटरनेशनल लेवल पे सोच पाएंगे। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो डेवलपमेंटल प्लान्स है, बजट्स है, उसमें आपके लोकल पॉपुलेशन को पार्टिसिपेशन करना काफ़ी ज़रूरी है। बाकी एनसीईआरटी का लिंकेजेस दिखाया है, इन किताब को आप पढ़ेंगे तो जो बेसिक आइडियाज़ है वो अच्छी तरीके से डेवलप होंगी। बाकी आप सिलेबस का डिफरेंट पार्ट से इसको लिंक करके देख सकते हैं। बाकी वे फॉरवर्ड में क्या है, नेशन वाइड स्केलेबिलिटी को बढ़ाना है ताकि पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहे। करिकुलम में इंटीग्रेशन करना है अबाउट पार्टिसिपेशन, अबाउट सिविक सेंस। क्लोजिंग करना है जो द लूप है, सिमुलेशन टू रियलिटी, तो सिमुलेट करना है स्कूल में और रियलिटी में ले जाना है। तो डिजिटल आपका जो यूथ पंचायत होता है उसको भी हम कंडक्ट करवा सकते हैं ताकि घर से ही लोग पार्टिसिपेट कर सके। और एक्सपैंड करना है बियॉन्ड स्कूल, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या फिर आपके एडल्ट एजुकेशन सेंटर हो, सभी में हम पार्टिसिपेशंस के बारे में नॉलेज दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैंने 2 आर्टिकल आपको काफ़ी बारीकी से समझाया। बाकी जो भी आर्टिकल है आप पढ़ेंगे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जो आर्टिकल होता है उसको हम काफ़ी बारीकी से लेते हैं। जैसे ये आर्टिकल है उसका ये मेन आर्ग्यूमेंट एंड सब्सटेंटिव पार्ट है, उसके बाद इसका हिस्ट्री हमने दिखाया, इसके बाद चैलेंजेस आपको दिखाए, जो की टर्म्स है उसको एक्सप्लेन किया ताकि आप चीज़ों को समझ सके। फिर डायमेंशंस क्या क्या हो सकती है वो दिखाया ताकि आप मेंस में बेटर आंसर लिख सकें, और आप ऐसे भी लिखना हो तो आप इन डायमेंशन से लिख सके। फिर लिंकेजेस दिखाते हैं कि आपने अगर कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ते हैं तो आप ऐसे कोई एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी से ही सारी चीज़ों को कवर कर सकेंगे। फिर हम आपको सिलेबस का लिंक भी इसमें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसका वे फॉरवर्ड की क्या हम सजेशंस दे सकते हैं इन आवर फाइनल एग्जामिनेशंस। ओके, तो इसी के साथ मैं समझता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई डाउट रहता है तो आप हमें बताइए, हम उसको कैटर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, शुक्रिया।